किसी भी सूरत पर नहीं। 2026 करोड़ का घोटाले का सीएजी का रिपोर्ट है। उस सीएजी के रिपोर्ट को खारिज कौन करेगा? सीएजी की रिपोर्ट जस्टिस स्वर्णकांता ने नहीं बनाई है, सीबीआई ने नहीं बनाई है, ईडी ने नहीं बनाई है। सीएजी की रिपोर्ट एक स्वतंत्र ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बनाई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने बनाई है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल लिकर पॉलिसी की वजह से दिल्ली सरकार के खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अरे भाई, यही कैलकुलेशन था ना 2G स्कैम में, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया हुआ है। यही था 2G स्कैम में कि भाई 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें लर्नेड लॉयर कपिल सिब्बल दलील दे रहे थे कि भाई कुछ हुआ नहीं, किसी ने किसी को पैसा दिया नहीं, कहीं पैसा गया नहीं, तो 1,76,000 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ? ये सोचिए कितना बड़ा दलील दे रहे थे कि भाई टेंजिबल कुछ दिख नहीं रहा है, सामने से कुछ दिख नहीं रहा है कि नोट किसको गया, कहां नुकसान हुआ, 1,76,000 करोड़ कैसे आया। असल में सीएजी ये कह रही थी कि अगर आप कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, उस स्कीम से कितना लाभ हो सकता है, उसका कैलकुलेशन होता है। उस स्कीम से सरकारी खजाने को, जो 2G स्कैम हुआ, 2G स्कीम से सरकार को 1,76,000 करोड़ का फायदा हो सकता था। इसी को कपिल सिब्बल कह रहे थे कि नहीं, ये आपका टेंटेटिव आर्गुमेंट है, इंटेंजिबल है, दिस इज नॉट दृष्टिगत, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अनटेंजिबल क्या है? टेंजिबल यह है कि कहीं कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आप ये कैलकुलेशन पर कर रहे हैं, और ये कैलकुलेशन जो है ये फिक्शस है, ये काल्पनिक कैलकुलेशन है। लेकिन केस ठहरा नहीं, टिका नहीं। हालांकि ये और बात है कि उस केस में सारे लोग बरी ही हो गए, सारे लोग बरी हो गए। अब पता नहीं उस केस में क्या हुआ नहीं हुआ, भगवान जाने। 1,76,000 करोड़ का ढोल पीटा गया, ये भी सही है। सीएजी की रिपोर्ट थी, ये भी सही है। सरकार गई, ये भी सही है। लेकिन उसके बाद जो बाकी लोग थे वो सब बरी हो गए, और कहीं कहीं कुछ कुछ केस चल रहा है। लेकिन अब कुछ नहीं, कनिमोझी सांसद है बनी हुई, साहब सांसद बनी हुई है। यही चल रहा है इस देश में। नेता जेल जाते हैं, लेकिन फिर वो सजा उनको पूरी तरह से वो काट नहीं पाते। 5 रुपए की पॉकेटमारी में कोई पकड़ा जाए तो 30-30 साल तक जेल में रह सकते हैं साहब। 20 रुपए की चोरी के आरोप में 39 साल के बाद एक व्यक्ति बाहर आए, और 1 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। यह है हमारा जुडिशियल सिस्टम। लेकिन हम लोगों का सवाल है, हमारा सवाल है कि हम ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ, रॉटन सिस्टम के खिलाफ खड़े हों। वो कहें कि हमारे खिलाफ फैब्रिकेटेड खबर बनाए, हमारे खिलाफ फैब्रिकेटेड केस बनाया गया है और इसकी हमें बरी कर दिया गया है। हमारी जांच हाईकोर्ट के अधीन हो, सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो, और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। जिस दलील पर, जिस फैक्ट्स पर, जिस फिगर्स पे हमें लोअर कोर्ट ने बरी किया है, उसी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, उसी आर्गुमेंट पे हमारी सुनवाई हाई कोर्ट में हो। हम ये दलील देंगे। वो दलील ही नहीं दे रहा है केजरीवाल। देश कह रहा है कि अरे आप तो कट्टर ईमानदार हो, हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं, आप कट्टर ईमानदार हो। तो आप ये कट्टर ईमानदारी को लेकर के आइए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में और कहिए कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, आपने मुझे बेईमान बनाया है, आपने मुझे जेल भेजा है, और जिस जज ने हमारे बेल को रिजेक्ट किया था उनके खिलाफ प्रोसीडिंग सुनिए। साहब, कोई भी जज इस देश में कानून से ऊपर नहीं है। नीलेश ओझा जी की इस पर बहुत बड़ी किताब है, बड़ी किताब उन्होंने लिखी है, बहुत बहुत सारा एप्रिसिएशन हुआ है इस मामले में उनकी, कि जजेस आर नॉट इवन अबव द लॉ, they will be also held guilty if they do any criminal act or any act of unlawful act. They will be held responsible. तो judges are not even above the law. तो आप कहिए कि आपने मुझे किसी गलत मोटिव से मेरे बेल को रिजेक्ट किया और मुझे जेल भेजा।
नीलेश ओझा जी मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस को के खिलाफ आर्गुमेंट दिया। 5 जजों की बेंच बैठ गई नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए और कहा कि आपने पब्लिक में जाकर के जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स क्यों ना चलाई जाए। और उसमें आर्गुमेंट दिया गया कि आपको अगर कोई भी शिकायत थी जज महोदया से तो आप उपयुक्त फोरम उसका अदालत है, अदालत में आकर के अपनी बात रखते, आप पब्लिक में क्यों गए। नीलेश ओझा को कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों कहा, आप ये बात मीडिया में क्यों गया। दलील पक्की थी, लेटर बहुत आ गया। नीलेश ओझा जी ने कहा कि माननीय श्रीमान पांचों जज साहब, आप गलत हैं, आपको सही सूचना नहीं है, आपको जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पत्र पर आपने गठित कर लिया है 5 जजों की बेंच हमारे खिलाफ, वो उचित नहीं है। कैसे अनुचित है, तो ये लीजिए साहब, 2 साल पहले ही इन द कोर्ट ऑफ लॉ आपके संज्ञान में 2 साल पहले ही 300 पेज का कंप्लेन जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ हमारा दिया हुआ है, जिस पर हाईकोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। 24 महीने इंतजार करने के बाद भी अगर अदालत उस पर कोई संज्ञान नहीं ले तो हमारे पास क्या चारा बचता है। तब अगर हम पब्लिक में जाते हैं तो क्या हमने कोई गुनाह किया है। अब स्थिति यह है साहब कि नीलेश ओझा बनाम जो कोर्ट चल रहा है उसमें तारीख ही मुलतवी होती जा रही है, क्योंकि 5 जज को लग गया है कि साहब तो गिर गए हम, वो खड़े रहे। हालांकि मर्यादा के साथ वो बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 5 जज को लग रहा है कि भाई इनका आर्गुमेंट तो सही है कि 24 महीना पहले उन्होंने लिखित दे दिया है कोर्ट में। आज की स्थिति क्या हुई, उनके शिकायत पे उन्होंने शिकायत किया जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। आज उनको पनिशमेंट पोस्टिंग मिल गई, मेघालय ट्रांसफर हो गया उनका। और जस्टिस और सीजीआई जो नीलेश ओझा जी के खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उसका कोई तारीख ही नहीं आ रहा, हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। इसको कहते हैं दिलेरी से, ईमानदारी से। अगर आप ईमानदार होते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं। कट्टर ईमानदार जी, नीलेश ओझा से सीखिए कट्टर ईमानदारी किसको कहते हैं। उन्होंने जजेस के खिलाफ कंप्लेन किया और आज वो जज मेघालय ट्रांसफर हो चुकी हैं। 5 जजों